तो आज हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अध्याय 17, जो आपको बताता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो जिसमें हमने पढ़ा था चोरी के संबंध में। आज हम देखते हैं 383 या 383, जो बताता है आपका उद्यापन या एक्सटॉर्शन के बारे में। तो जो उद्यापन के विषय में जो बताया गया है, ये आपका नोट कर लीजिएगा। 383 से लेकर 389 तक के जो की धाराएं हैं, वो आपकी उद्यापन या एक्सटॉर्शन से संबंधित है। ठीक। तो एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है या उद्यापन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की क्या है कि ब्लैकमेलिंग करना या भय और दोहन करना। मतलब अर्थात यह है कि भय दिखाकर किसी प्रकार से सामने वाले को हानि पहुंचाना या उसकी चीजों को ले लेना। तो ये सारी चीजें आपकी क्या उद्यापन से संबंधित है। तो जिस प्रकार देखिए, आप ऐसा समझिए कि कोई भी कार्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति को भय दिखाकर उससे कोई किसी भी चीज की जबरदस्ती वसूली की जाती है, तो वह कार्य क्या होगा? एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में या उद्यापन की सीमाओं में आ जाएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो आपका जो उद्यापन है वो बताता है ठीक है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जो मैं जितनी लाइनों को अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको कॉपियों में नोट कर लीजिएगा। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के भय में संशय डालता है और एतद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए उस व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हस्ताक्षरित मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, वह उद्यापन करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कि क्या क्या चीजें समझ आई कि इसमें बोला गया कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कोई मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वह किसको बोल रहा है? किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में संशय डालता है। मतलब इस आशय से उसको भय में डालता है कि उस भय के बदले में वह उस अन्य व्यक्ति से क्या ले सके? कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्तांतरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आपको देखिए जो जो क्षति की परिभाषा दी गई है वो आपकी धारा 44 में बताई गई है, क्षति की परिभाषा। फिर आपकी जो मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में बताया गया धारा 30 में। ठीक है, तो ये शब्दों को आप ये ध्यान रखते जाइएगा, फिर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहता है कि जो कोई, दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे तो किसी व्यक्ति को स्वयं उसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी क्षति के भय में संशय डालता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति की जो बात कही गई है, किसी व्यक्ति को वो स्वयं डालता है या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति के भय में संशय डालता है। तो और वो जो भय में डाल रहा है, चाहे वो सामने वाले किसी व्यक्ति को डाल रहा है या अन्य कोई व्यक्ति को डाल रहा है, तो ये जो भय है, ठीक है, इस भय के बदले में वो क्या कर रहा है? कोई संपत्ति, कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे बाद में क्या है मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो वह उद्यापन करता है। तो अब इसको ऐसा समझिए आप लोग कि एक व्यक्ति है, देखिए आप दृष्टांत को समझते तो आपको क्लियर हो जाएगी उद्यापन की चीजें, कि जो कोई किसी व्यक्ति को सॉरी दृष्टांत क कहता है कि क यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मानहानि कारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को उत्प्रेरित करता है। तो क ने क्या किया? यहाँ पे उद्यापन किया। तो यहाँ पे देखिए कैसे क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का
क्षति कारित करने के आशय से, किसी भी प्रकार की क्षति। क्षति कैसे हो सकती है, हमें जो आपकी क्या बोलते हैं धारा 44 है उसमें क्षति को परिभाषित किया गया है कि किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति, मन या खाती को अवैध रूप से कारित अफानी का घोतक होता है, सॉरी द्योतक होता है क्षति। तो यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति को क्या है क्षति कारित करने के उद्देश्य से, तो वो क्षति किस प्रकार की हो सकती है, उसके शरीर से संबंधित हो सकती है, उसके संपत्ति से संबंधित हो सकती है, उसके मन से संबंधित हो सकती है, या उसके ख्याति से संबंधित हो सकती है। तो उस चीज का भय दिखाकर कि आपको मैं इस प्रकार की क्षति कारित कर दूंगा, भय में डालकर उससे क्या है कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज को क्या है बेईमानी पूर्वक अपने आप को परिदत करने की बात कहता है। तो उस प्रकार का क्या क्या हो जाएगा, उद्यापन होगा। तो यहाँ पे जो क कहता है कि कोई एक व्यक्ति है क, वो धमकी देता है य को कि वो अगर उसको धन नहीं दिया तो वह य के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा, अर्थात वह उससे संबंधित कोई भी जो उसके शरीर, संपत्ति या उसकी ख्याति को क्षति पहुंचाए, इस प्रकार की अपमानजनक लेख, मान हानिकारक लेख प्रकाशित करेगा। और यदि वह धन और यदि और इस प्रकार वो जो कार्य उसका किया जा रहा है, वो धन के लिए जो उत्प्रेरित किया जा रहा है यह को, तो ऐसा कार्य क्या होगा, उद्यापन की श्रेणी में आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ये चीज आपको मैसेज करके बता सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि क या को यह धमकी देता है क या को यह धमकी देता है कि यदि वह क को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके यह को परिदत नहीं कर देता, तो वह यह के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा। यह वचन पत्र हस्ताक्षरित करके परिदत कर देता है, क ने उद्यापन किया। तो ये वाला जो कार्य आपको सीधा समझ, देखिए जो ऊपर आपने पढ़ा कि मानहानि लेख अपमानित करेगा, लेख प्रकाशित करेगा, तो एक प्रकार का ये कार्य क्या है, एक क्या है ये कार्य आपका ब्लैकमेलिंग टाइप की चीजें, कि ब्लैकमेल करने की बात है कि आपने ऐसा कार्य नहीं किया या मेरे को इस बारे में धन नहीं दिया तो मैं आपके लिए ऐसा काम कर दूंगा, क्षति कारित करूंगा। तो ये क्या है, भय दोहन करना होता है ये चीजें। दूसरा जो ख है वो कहता है कि क यह को यह धमकी देता है कि यदि वह क को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला वचन पत्र हस्ताक्षरित करके क को परिदत नहीं कर देता, तो वह यह के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक व्यक्ति के शिशु को क्या कर रहा है, सदोष परिरोध में रख रहा है, और उसको छोड़ने के एवज में या उसको स्वतंत्र करने के बदले वो क्या ले रहा है, एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करने की बात कहता है। अब वह वचन पत्र में वह कुछ भी लिख सकता है जो धन संबंधी होगा, ठीक है। और यदि वो ऐसा वचन पत्र हस्ताक्षरित करके परिदत कर देता है, तो क जो यहाँ पे है वो क्या कर रहा है, उद्यापन का अपराध कारित कर रहा है। फिर यहाँ ग देखते हैं, क यह धमकी देता है कि यदि क यह धमकी देता है कि यदि यह ख को कुछ उपज अर्थात कि जो आपका जो खेती किसानी का जो होता है उपज, धान हो गया, गेहूं हो गया, तो वो उपज है, फसल आपकी, कुछ उपज परिदत करने, परिदत अर्थात देने की बात कर रहा है, ठीक है, परिधान करने का, उपज परिदत कराने के लिए शास्ति युक्त बंध पत्र, ठीक है, शास्ति युक्त मतलब दंड स्वरूप जो बंध पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और ख को ना देगा, तो वह यह के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेज देगा, और एतद द्वारा यह को यह बंध पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदत करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो क ने उद्यापन किया। तो यहाँ पे क्या है कि क यह धमकी दे रहा है किसको, यह को, कि यदि यह ख को कुछ उपज परिदत करने के लिए शास्त्रोक्त बंध पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा तो और ख को ना देगा, तो वह यह के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेजेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति क्या है सामने वाले को धमकी दे रहा है कि आप अपनी जो फसलें हैं उसको देने का, उसको परिधान करने का, ठीक है, इससे संबंधी एक आप क्या है शास्त्रोक्त बंध पत्र हस्ताक्षरित करो, और अगर आप ऐसा कार्य नहीं करोगे तो मैं अपने लठैत भेजकर या अपने गुंडे भेजकर उस खेत को जोत डालूंगा। और यदि इस भय से डर कर, इस चीज से डर कर वो व्यक्ति क्या करता है, बंध पत्र हस्ताक्षरित करता है और उस व्यक्ति को दे देता है अन्य व्यक्ति को, तो ऐसा किया गया कार्य उत्प्रेरित करता है, तो यहाँ पे वो कार्य क्या हो गया, उद्यापन की श्रेणी में आएगा
अब क ने क्या किया, उद्यापन किया। फिर घ बोलता है कि क यह को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से यह को प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे क को परिदृत कर दे। उस कागज पर हस्ताक्षर करके उससे क को परिदृत कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए क ने उद्यापन किया। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे चलते हैं हम लोग, समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो देखिए ये जो घ वाला है आपका, वो क्या कहता है कि ये जो यहाँ पे क और यह है वो क्या है, घोरपति में करने के, घोरपति करने के भय में डालकर बेईमानी से यह को प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज में हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे, मतलब सील लगा दे और उसे क को परिदृत कर दे। यह उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे क को परिदृत कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए क ने उद्यापन किया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति का है जो यह वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने इस पेपर पर साइन नहीं किया या अपना सील एंड सिग्नेचर जो नहीं किया तो मैं आपको घोर उपहति कारित कर सकता हूँ। तो घोर उपहति के तहत क्या, मैं आपको जो गंभीर चोट जो होती है, मार पीट, सर फोड़ दूंगा, दांत तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, इस प्रकार की चीजें के भय में डालकर बेईमानी से सामने वाले को बोलता है कि इसमें साइन कर दो इस पूरे कागज में और अपनी सील लगा दो और मुझे ये दे दे। और यदि वो ऐसा करके वो व्यक्ति उसको सील साइन करके उसका कोरे कागज को उसको दे देता है और जिसको कोरे कागज का प्रयोग आगे जाके क्या किया जा सकता है, मूल्यवान प्रतिभूति में उसको परिवर्तित किया जा सकता है कि वो उसके ऊपर कुछ भी लिख दे तो वो क्या होगा, ऑथराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कार्य किया गया तो यहाँ पे क ने क्या किया, उद्यापन किया। यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ी सी चीजें। तो कभी भी याद रखिएगा कि जब भी हम उद्यापन की बात करेंगे तो ये चोरी से ऊपर की चीजें होती है। ठीक है, चोरी में क्या होता है कि जो आपके 5 आवश्यक तत्व हैं चोरी के, ठीक है, जो चोरी के जो क्या 5 आवश्यक तत्व है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें की सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है, लेकिन केवल क्या है कि वहां पे सहमति नहीं होती उसकी। ठीक है, और यहाँ पे उसकी सहमति होती है। ठीक, सहमति क्यों दे देता है वो, यहाँ पे देखिए आपने कुछ जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें कुछ ना किसी प्रकार की वो संपत्ति दे रहा है। ठीक है, वह संपत्ति का परिधान कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, एक भय में आकर। ठीक है, तो ये चोरी से ऊपर की चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि उद्यापन के लिए क्या क्या चीजें आपकी जो विषय वस्तु हो सकती है, कि देखिए चोरी में आपका क्या है कि वो चोरी में हमेशा केवल और केवल क्या होती है, चल संपत्ति की चोरी हो सकती है, लेकिन उद्यापन में दोनों की हो सकती है, चल संपत्ति की भी हो सकती है और आपकी अचल संपत्ति की भी हो सकती है। कोई कोरे कागज में आपसे धन संबंधी आपसे अधिकार भी ले सकता है, आपके संपत्ति का अधिकार भी ले सकता है, आपका जमीन जायदाद भी ले सकता है, आपका मोबाइल फोन भी ले सकता है, या कोई भी चल संपत्ति भी ले सकता है। ठीक है, कोई वैसे ही अगर जो ये वाला जो आपका दूसरा वाला था कि जो सदोष परिरोध में बालक को रखा है, ठीक है, और वचन पत्र हस्ताक्षरित करता है, तो वचन पत्र के संबंध में ये है कि उससे वो धन की मांग भी कर सकता है या वो उससे किसी प्रकार की संपत्ति की भी मांग कर सकता है, या उस वचन पत्र के माध्यम से वो किसी प्रकार की चीजों को जो उसको चाहिए वो चीज उसमें लिखवा सकता है। ठीक है, तो इसमें एक केस था आपका आर एस नायक बनाम ए आर अंतुले 1986 का। ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा, 1986 का एक मामला है। ए आर एस नायक बनाम ए आर अंतुले। तो इसमें क्या हुआ था कि उद्यापन के अपराध हेतु भय या धमकी का प्रयोग आवश्यक होता है। जब भी उद्यापन या एक्सटॉर्शन जैसी चीज अगर बोली जा रही है तो उसमें जो क्या है कि भय या धमकी होना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल किसी ऐसे कार्य को करने का वचन देता है जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध नहीं है और वह यह कहता है कि यदि उसे रुपए नहीं दिया जाए तो वह कार्य नहीं करेगा, तो ऐसा करना उद्यापन का अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मामला था अंतुले वाला, तो इसमें क्या होता है कि इस मामले में अंतुले ने
मुख्यमंत्री होते हुए चीनी मिलों के सहकारी समिति से दान या चंदा देने को कहा था और वादा किया था कि यदि वह ऐसा करेंगे तो सरकार के पास विचाराधीन उनके मामलों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने क्या बोला कि आप जो राजनीतिक चंदा की मांग की थी उन्होंने, और यदि आपने ऐसा किया तो सरकार आपके जो प्रकरण चल रहे हैं या जो भी आपके मामले उस पर विचार करेगा। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इन तथ्यों के आधार पर उद्यापन का अपराध गठित नहीं हुआ बल्कि उद्यापन का प्रयत्न होगा। तो इसमें क्या था कि किसी प्रकार का उसको भय नहीं वो किया था। ठीक है, कि उनको भय नहीं कारित किया था, इसलिए ये क्या होगा, आपका उद्यापन का प्रयत्न हो सकता है लेकिन उद्यापन का अपराध कारित नहीं होगा, ये कहा गया था। ठीक है, तो आपको अगर इसके आवश्यक तत्व तो लिखने होंगे तो लिख लीजिएगा कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय उत्पन्न करना, पहला। ठीक है, पहला क्या है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति को स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय उत्पन्न करना। दूसरा है, इस प्रकार भय उत्पन्न किए गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति किसी व्यक्ति को देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। तो इसके दो आवश्यक तत्व ये हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं एक और मामला था, अब्दुल मजीद शेख। ठीक है, अब्दुल मजीद शेख बनाम गुजरात राज्य का ये मामला था। इस प्रकरण में उद्यापन के अपराध के शिकार हुए व्यक्ति को उस समय अपहरण कर लिया गया जब वह अपनी कार से जा रहा था और अभियुक्त ने उसे छोड़ देने के लिए पीड़ित व्यक्ति के भाई से 1 करोड़ रुपए की फिरौती या रैंसम की मांग की। साक्षियों द्वारा अपहरण की घटना का विवरण, फिरौती की मांग तथा मांगी गई रकम का अभियुक्त को किया गया भुगतान आदि सभी तथ्य पूर्णतः साबित हो चुके थे। और साथ ही साथ जो उसका एक सह अभियुक्त था उसने भी अपनी संस्वीकृति अभियोजन के साक्ष्य के रूप में दे दी थी। तो इस मामले में उन लोगों को किसके लिए दोषी माना गया, 384 के तहत उनको दोषी माना गया और उनको माना गया कि वो एक्सटॉर्शन का कार्य किए हैं। ठीक है, अब एक बार और एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं उद्यापन को, कि देखिए एक व्यक्ति को एक रास्ते में क्या है, ब्रीफकेस या सूटकेस मिलता है। ठीक है, तो वह जिस सूटकेस का, उसमें सूटकेस वाले का पता भी रहता है। ठीक है, उस जो बैग या सूटकेस जो भी है। ठीक है, तो वह उस सूटकेस वाले को पत्र लिखता है और बोलता है कि यदि आप मेरे को 500 रुपए नहीं दोगे या 1000 रुपए नहीं दोगे तो अगर आप मेरे को 1000 रुपए दोगे तभी मैं आपका यह सूटकेस या ब्रीफकेस या बैग वापस लौटाऊंगा। और यदि जो जिसका वो बैग है और वह उसको अगर 500 रुपए देता है, ठीक है, तो वहां पे उसका कार्य क्या हो जाएगा, जो जो क्या जिसको वो पड़ा हुआ मिला था उसका कार्य क्या हो जाएगा, उद्यापन करना हो जाएगा। ठीक है, और यदि जिसका बैग है उसने वह क्या बोलते पैसे नहीं दिए तो वह कार्य क्या हो जाएगा, आपका उद्यापन का प्रयास हो जाएगा कि उसने उद्यापन करने के आशय से उस कार्य को किया था। ठीक है, समझ आ रहा है। सेकंड आवश्यक तत्व आप लिखो कि इस प्रकार भय उत्पन्न किए गए व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति किसी व्यक्ति को देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। देखिए आप इसी में से बता सकते हैं कि देखिए पहला जो लाइन मैंने बताया था, क्षतिग्रस्त व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के लिए भय उत्पन्न करना या संशय डालना। दूसरा है कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। तो ये आपकी दो चीजें ये आए इसमें आ जाएगी। तो आपको ये चीजें समझ आ गई कि उद्यापन में क्या होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा उद्यापन और चोरी में क्या अंतर हो सकता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चोरी और उद्यापन के लिए आपको ये बातें पता होगी कि चोरी, सबसे पहले तो चोरी किसमें दिया गया, आपका 378 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 378 में दिया गया है। फिर आपको उद्यापन किसमें दिया गया है, 383 में दिया गया है। ठीक, अब इसमें देखिए चोरी के अपराध में अपराधी कब्जाधारक की संपत्ति के बिना देखिए चोरी में क्या होता है कि बिना सम्मति के
वह उसकी संपत्ति को लेता है। जबकि उद्यापन में क्या होता है कि सम्मति रहती है, वो सम्मति से उसको देता है, लेकिन एक भय के कारण देता है। इसमें क्या होता है, भय दिखाकर उस व्यक्ति से संपत्ति वो प्राप्त करता है। फिर दूसरा क्या होगा कि देखिए, चोरी में केवल जो भी चीजें आपकी चोरी होगी तो वो क्या हो सकती है, केवल चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है। जबकि यहाँ पे ये दोनों की हो सकती है, चल अचल दोनों की ये हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के क्या बोलते हैं आपके उद्यापन किया जा सकता है। फिर आपका जो चोरी होता है इसमें बल या भय का तत्व विद्यमान नहीं रहता, यहाँ पे कोई बल या भय नहीं दिखाया जाता, जबकि यहाँ पे भय और बल शामिल रहता है। ठीक है। उसके बाद आपका एक और अंतर यह है कि चोरी के लिए जो दंड है वो कितना है, 379 में दिया गया है। ठीक है। जबकि यहाँ पे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो 384 में इसके दंड को बताया गया है। ठीक। अब हम देखते हैं कि उद्यापन के लिए दंड के बारे में। तो 384 उद्यापन के लिए दंड क्या कहता है कि जो कि उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति, अर्थात साधारण और कठोर दोनों में से किसी भी भांति की, जिसकी अवधि क्या होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपका चोरी के लिए भी सेम ही है कि दोनों के लिए कितना है, 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। अब ये जो आपका ये चीजें समझ आ गई होगी। फिर हम देखते हैं आगे 385। ये बताता है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। ठीक। तो जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपका 383 जो उद्यापन बताता है, यहाँ पे क्या है, उद्यापन के प्रयत्न को बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति उद्यापन करने का प्रयत्न करता है तो ऐसा कार्य उसको किसके तहत पनिशेबल होगा, 385 के तहत। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं 386 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन। तो जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित होगा। ठीक है। तो ये आपका किसको बताता है कि जो अब यहां से जो आपका 380 यहाँ आपको 385 तक तो प्रयत्न कीजिए। अब यहाँ जो 386 से लेकर 389 तक की जो बातें हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, ये उद्यापन की गंभीरता के ऊपर है। ठीक है। ये गंभीर स्वरूपों के अनुसार उसको दंड की व्यवस्था इसमें की गई है, 86, 87 और 88 और 89 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो ये जो है इसमें क्या है कि जो किसी व्यक्ति को स्वयं, ठीक है, किसी व्यक्ति को स्वयं अर्थात उस व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन करेगा, ठीक है, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखो 385 आपका क्या कहता है। ठीक है, इसके पहले आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा 384 में कि ये जो उद्यापन है वो आपका क्या होगा, संज्ञेय अपराध होगा, अजमानती होगा और अप्रशमनीय की प्रकृति का होगा। ठीक है, अजमानतीय और संज्ञेय, इसको लिख लीजिएगा। फिर 385 है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। तो यहाँ पे क्षति के क्या है, भय में डालने की बात कह रहा है। जब आगे पढ़ोगे तो क्या लिखा है कि जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा, ठीक है, या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो भय में डालने का करेगा, तो ये प्रयत्न को बता आपका। तो अगर इस प्रकार का कोई कार्य होगा जिसमें आपका क्या है, उद्यापन हुआ नहीं कंप्लीट लेकिन उसका प्रयत्न किया गया, उसको कार्य को किया गया, तो ऐसे इस परिस्थिति में जो सजा की अवधि तक की हो सकेगी, सॉरी 2 वर्ष या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर है। फिर 386 में बोलता है कि किसी व्यक्ति
व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालकर उद्यापन, तो जहां पे किसी व्यक्ति की जान से संबंधित उसके व्यक्ति के जीवन से मृत्यु या उसको घोर उपपत्ति के भय में डालकर कोई उद्यापन करेगा, तो वहां पे किस भांति का कारावास दिया जाएगा? ठीक, तो इसको ऐसा समझिए जैसे जो आप अभी मैंने जो आपको एक मामला बताया था, अब्दुल बहाव अब्दुल मजीद शेख बना, ठीक है, तो इस मामले में आपका क्या किया कार्य जो हुआ था, तो अगर जो आपका रैंसम मनी मांगी गई थी फिरौती, तो क्या है, रैंसम में फिरौती मांगी जाती है तो क्या बोला जाता है कि हाँ अगर हमें पैसे नहीं दिए तो हम इसकी मृत्यु जान, तो उसी प्रकार के कार्य कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जान या उसको घोर उपपत्ति कारित करने के भय में डालता, ठीक है, उससे संबंधित व्यक्ति से पैसे लेता है, ठीक है, या कोई संपत्ति की मक्का है, ठीक है, तो ऐसा कार्य क्या होगा आपका 386 के तहत आएगा। जो आपका 383 है वो आपका समान उद्यापन की चीजों को बताता है कि उद्यापन किन चीजों का हो सकता है, कैसे हो सकता है। और जो आपका 386 या 387, 88 और 89 ये उसकी गंभीर प्रकृति को बताता है कि देखिए आपका उद्यापन का कार्य तो 383 में हो ही जाता है, लेकिन जब उद्यापन का प्रयत्न होगा तो 385 में होगा, ठीक है, जब उद्यापन की चीजें हो रही है और मृत्यु घोर उपपत्ति की आशंका में डालकर उद्यापन किया जा रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में जो दंड की अवधि है वो बढ़ जाएगी। फिर हम पढ़ते 387, 387 कहता है कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालना, तो जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति के स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये भी जो आपका 86 जो हमने पढ़ा यहाँ पे क्या 85 पढ़ा प्रयत्न के बारे में, उसी तरह जो 86 का जब गंभीर और गंभीर प्रकृति में जो प्रयत्न की बात होगी तो आपको 87 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये धारा है वो क्या है, उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति के स्वयं उसकी या उसके अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ पे क्या है, भय में डालेगा या डालने का प्रयत्न करेगा जैसी बातें कही जा रही है। तो ये क्या है, प्रयत्न करने की बातें संबंधित है आपका। तो यहाँ पे क्या है, मृत्यु या गंभीर चोट करने का भय दिखाकर या भय डालकर क्या है, उद्यापन करने का जो प्रयास है उसके लिए सजा का प्रावधान है जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक याद रखना है, जब हम लोग एक व्यापारण और अपहरण पढ़ेंगे तब आपको याद रखना है कि 364 एक सेक्शन है आपका, जो आपका जो फिरौती संबंधी मामले होते हैं उसके लिए अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये घोर उपपत्ति वाली चीजें मतलब ऐसी थी कि देखिए इसके कहा केस बताता, रामचंद्र बनाम राज्य का मामला था ये आपका 1957 का। तो इस वाद में क्या होता है कि अभियुक्त ने एक लड़के का व्यपहरण करके उसके पिता को पत्र लिखा कि यदि इस समय निश्चित समय पर निर्धारित फिरौती या जो रकम होती है मुक्ति धन नहीं दी गई तो वह लड़के की हत्या कर देगा। तो इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 386 के अंतर्गत सिद्धदोष किया, ना कि धारा 387 के अधीन। लेकिन क्या है कि 1993 में दंड संहिता में फिरौती को धारा 364 ए के अंतर्गत स्वतंत्र अपराध माने जाने के फलस्वरूप अब फिरौती के प्रकरण धारा 364 ए के अंतर्गत विचारित होंगे, ठीक है। तो जो ये मामला आपको समझ आया, कि देखिए जब 93 के पहले जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो उसके पहले जब ऐसा कार्य होगा जहां पे आप कार्य देख रहे हैं ना, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालकर उद्यापन करना, ठीक है, तो उद्यापन के कार्य जो घोर उपपत्ति में डालकर ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि वो चीजें 93 के पहले क्या होता था कि फिरौती मांगी जाती थी तो 386 के तहत उसको दंडित किया जाता था, लेकिन 93 में क्या होगा, ये चीज आपका बदल गया और ये फिरौती के अपराध के तहत आ गया, ठीक। फिर आपका 388 कहता है मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन, ठीक है। तो ये 388 क्या है कि किसी को क्या आप सजा दिलाने के संबंध में, और वो सजा क्या है, मृत्यु की सजा या आजीवन कारावास आदि की सजा दिलाने के लिए से दंडनीय अपराध का
अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन करने के बारे में। ठीक है, तो अभियोग क्या होता है कि उसके ऊपर चार्जेस लगाने की बात कहता है। तो क्या कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि कोई व्यक्ति के संबंध में ऐसा है कि ये जो इस धारा के में क्या है कि इस ऐसे अपराध के अभ्यारोपण या एक्यूशन की मांग की धमकी देने की बात है कि जो धमकी से किया गया उद्यापन के बारे में है जो प्राणदंड या आजीवन या 10 वर्ष कारावास से दंडनीय हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या अभियोग लगाने के भय में, ठीक है, तो ये जो अभियोग है वो अभियोग किसके क्या चीज के लिए हो सकता है, मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा से संबंधित कोई ऐसा अपराध है उसका अभियोग लगाने की बात कहकर धमकी देता है और उससे क्या है धमकी के बदले में पैसे की मांग करता है। ठीक है, तो उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया, उद्यापन करेगा वह। ठीक है, तो ऐसा कार्य वह स्वयं कर रहा है या ऐसा कार्य करने के लिए वो उत्प्रेरित कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बातें लिखी है 377 से, ठीक है, तो 377 आपका क्या है, बलात्कार के संबंधित अपराधों के संबंध में है। तो इस प्रकार के अपराधों की लिख के धमकी देकर अगर ऐसा कार्य किया जाएगा तो उसको क्या माना जाएगा, उसके लिए आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। फिर देखते हैं 389 अंतिम धारा है उद्यापन की। तो आपको पहले मैं एक बार और बता दूं कि उद्यापन कहां से शुरू, आपका 383 से शुरू है और 389 में खत्म है। तो 389 कहता है कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। तो ऊपर जो बातें लिखी गई है उसी का ये क्या है, प्रयत्न के संबंध में। तो लिखा है कि जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। तो ये जो ऊपर की जो बातें हैं उसी का एक यहाँ पे क्या है, प्रयत्न और उसका भय दिखाकर उद्यापन करने की बात कही गई है। तो आशा करता हूं आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे लूट के संबंध में, लूट और डकैती के विषय में आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।